करप्शन, ये सारे अलग अलग फॉर्म्स करप्शन होते हैं। ब्राइबिंग यू नो, सीधा पैसे दे के काम करवाओ। एक्सटोर्शन, एक्सटोर्शन यहाँ पे राजू भाई के पास जो पैसे लेते हैं दैट्स एक्सटोर्शन। तो यहाँ पे काम करना हो तो पैसे चाहिए, दैट्स एक्सटोर्शन। रेंट सीकिंग, यहाँ पे आप केक बड़ी नहीं कर रहे हैं, व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर टेकिंग बिगर अमाउंट ऑफ केक फॉर योरसेल्फ। मतलब आपके जो एक्टिविटी होती है उससे इकोनॉमिक, ओवरऑल इकोनॉमिक लाइफ जो है वो एक्सपांड नहीं हो रही देश की। यू आर जस्ट टेकिंग मोर मनी फॉर गवर्नमेंट। तो ये रेंट सीकिंग बिहेवियर नहीं होना चाहिए। ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्सपांड होनी चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। दैट वाज रेंट सीकिंग। रेंट सीकिंग वाज, लाइसेंस राज में टिपिकल रेंट सीकिंग एटीट्यूड होता है। वहाँ पे पर्पस ये नहीं होता कि लाइसेंस देने के लिए कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्सपांशन हो रही है या सेल्फ रिलायंस कितने में आ रहा है। पर्पस ये होता है कि इफ मनी आर गोइंग देन सम मनी शुड आई शुड गेट सम मनी। नेपोटिज्म, दैट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ करप्शन। नेपोटिज्म मीन्स लाइक अपने रिलेटिव को ले लो, अपने रिलेटिव को फायदा करवाओ, ये सब नेपोटिज्म है। क्लाइंटेलिज्म, क्लाइंट पेट्रोन का रिलेशनशिप बन जाता है। कोई एक पेट्रोन होता है और उसका क्लाइंट होता है गवर्नमेंट में। सो वो बोलता है कि नहीं, अपने पास इतने सिविल सर्वेंट है, वो आपका सभी काम कर देंगे। दैट इज क्लाइंटेलिज्म। एम्बेजलमेंट, एक पर्पस के लिए फंड है, वो दूसरे पर्पस के आप पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, दैट इज एम्बेजलमेंट। सो यू आर नॉट टेकिंग योर मनी फॉर योर ओन पर्पस बट you are diverting it from one scheme to another scheme, so that's embezzlement. Fraud is outright fraud. So all these are the forms of corruption. Cost of corruption, corruption से नुकसान क्या होता है। डेवलपिंग कंट्रीज में स्पेसिफिकली ये ज्यादा इम्पेक्ट देता है। वाई? बिकॉज एक तो करप्शन हैज विंग्स। जो पैसे बनते हैं वो सेफ हेवंस में चले जाते हैं, तो वहां पे इन्वेस्ट नहीं होते, स्विस बैंक में पड़े रहते हैं सच्चे। अमेरिका में क्या होता है कि करप्शन होता भी है तो वो रीराउट होकर इन्वेस्ट होगा, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। सो करप्शन हैज विंग्स। सेकंड, यहाँ पे करप्शन अपर लेवल पे भी होता है और लोअर लेवल पे भी होता है। जो हवालदार है वो भी करप्शन करेगा और हायर ब्यूरोक्रेसी में भी करप्शन होता है। सो पब्लिक परसेप्शन भी इसमें खराब होता है, क्योंकि लो लेवल पे अगर करप्शन हो रहा है देन पब्लिक परसेप्शन विल सफर। लोगों को लगेगा कि ये गवर्नमेंट सिर्फ यही कर रही है। सो अनदर एस्पेक्ट्स आर ऑब्वियस, लाइक पॉवर्टी इज मोर इन डेवलपिंग कंट्रीज। सो डेवलपिंग कंट्रीज में करप्शन का इश्यू और एक्यूट हो जाता है। प्राइवेट सेक्टर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, गवर्नमेंट ऑलरेडी वीक होती है, उसको करप्शन और वीक करता है। सो दैट्स व्हाई इट्स पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट कि करप्शन उसमें से निकाला जाए। रिसोर्स डाइवर्जन, जो एक्टिविटी के लिए रिसोर्सेज अलोकेट करने हैं वो नहीं होते क्योंकि करप्शन हो जाता है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को अगर आप वहां पे करप्शन हो रहा है सो इट विल एनवायरमेंट विल ओनली गेट अफेक्टेड। सिमिलरली एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, अगर उसमें वो जयंती टैक्स करके एक टर्म थी, एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री पूरी उस पर ही चलती थी कि कोई प्रोजेक्ट पास नहीं होते थे, और पास होते थे तो वो पैसे दे के पास होते थे, तो उसमें ठीक तरह से एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट भी नहीं हो रहा है। सो एनवायरमेंट विल सफर। पॉवर्टी, moral fiber of the society. So like from the perspective of paper 4 this aspect is more important, क्योंकि वो चीजें करप्शन जो है वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो जाता है। सो उससे एटीट्यूड ये बनता है कि एनीथिंग दैट फर्दर्स योर सेल्फ इंटरेस्ट इज ओके। पब्लिक मोरालिटी सफर होती है, सोशल कैपिटल जो है वो सफर होता है, क्योंकि एवरीवन इज डूइंग फॉर हिमसेल्फ एंड नॉट थिंकिंग अबाउट द सोसाइटी एज होल। तो पूरी सोशल वैल्यू सिस्टम को करप्ट कर देता है। स्टैंडर्ड एग्जांपल इज फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी। अगर करप्शन हो रहा है तो लोगों को लगेगा नहीं ये डेमोक्रेसी
बुरी चीज है, उसमें ये करप्शन वाले और वो सब इश्यूज होते हैं। उससे अच्छा था इमरजेंसी के वक्त इंदिरा गांधी ने किसी को भी करप्शन नहीं करने दिया था। सो इस टाइप का एटीट्यूड बन जाता है कि डेमोक्रेसी लाओ तो करप्शन तो उसमें रहने ही वाला है, तो उसके करप्शन के साथ डेमोक्रेसी भी जाएगी। सो पूरी वैल्यू सिस्टम में उसका इम्पैक्ट होता है। पॉलिसी मेकिंग हायर लेवल में अगर आप करप्शन करवा देते हो, देन the standard example is lobbying. Lobbying, if it takes the form of corruption, so that will result into huge resource diversion. For example, private health providers will want insurance. अगर हेल्थ केयर सिस्टम आपको प्रोवाइड करनी है, यू हैव टू अल्टरनेटिव्स। वन इज कि गवर्नमेंट की पीएचसी सीएचसी का पूरा नेटवर्क हो, उससे थ्रू आप पब्लिक सर्विस प्रोवाइड हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करें। सेकंड अल्टरनेटिव इज आप इंश्योरेंस बेस्ड रखें। तो ये प्राइवेट सेक्टर इज लॉबिंग फॉर दैट एंड किसी लोगों को पैसे खिला देते हैं, देन द रिजल्टिंग इंश्योरेंस बेस्ड मॉडल विल बी ए डाइवर्सन पुअर क्वालिटी में इन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि आपने ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे डिसाइड नहीं किया कि इंश्योरेंस पे जाना है या पब्लिक सर्विस मॉडल में जाना है। यू डिसाइडेड बिकॉज यू गॉट मनी फ्रॉम सम पीपल। इकोनॉमिक ग्रोथ, दिस विल गेट हेम्पर्ड। करप्ट एनवायरनमेंट है, उसमें इंटरनेशनल लेवल पे परसेप्शन कम होता है, इन्वेस्टमेंट कम आता है, तो इन्वेस्टमेंट कम आता है तो वो ग्रोथ पे भी इम्पैक्ट करेगा। फ्लाइट ऑफ कैपिटल, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी। एज आई से गवर्नमेंट इज ऑलरेडी वीक, अगर करप्शन हो रहा है तो जो कैपेसिटी है और वीक हो जाएगी, लोगों का गवर्नमेंट पे से विश्वास उठ जाएगा। So all these aspects of governments are there. The bad impact of government on society. So for paper 4 you have to more focus on the ethical aspect, like corruption in society. Society की पूरी वैल्यू सिस्टम करप्ट हो जाती है एंड ऑल लोगों का विश्वास उठ जाता है गवर्नमेंट में। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर पेपर 4. दिस वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, कोल्यूसिव एंड कोवर्सिव। लो लेवल पे जो करप्शन होता है दैट इज कोवर्सिव करप्शन, जिसमें ब्राइब गिवर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उसको देनी ही पड़ती है, वरना रेशन कार्ड नहीं मिलेगा अगर आप पैसे नहीं देंगे तो। कोल्यूसिव में क्या होता है कि दोनों पार्टी विलिंगली पार्टिसिपेट करते हैं। करप्शन को फाइट करने के लिए कुछ नया, दिस थिंग वी ऑलरेडी डिस्कस। राइट टू रिव्यू डिसीजन, राइट टू ऑब्टेन रीजंस, ये वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में है कई जगह पे। सो ये आरटी देयर इज अ लेडर, एक लेडर है, सबसे पहले उसमें आरटीआई आता है। आरटीआई में आप इंफॉर्मेशन डिमांड करते हो कि यू टुक दिस डिसीजन, गिव मी द इंफॉर्मेशन अबाउट इट। सेकंड स्टेज ये होता है कि रीजंस ऑब्टेन करो। ओके, यू टुक दिस डिसीजन बट व्हाई डिड यू टेक दैट डिसीजन, दैट इज द सेकंड स्टेज आफ्टर आरटीआई। उसके बाद थर्ड स्टेज आता है, अच्छा आपने रीजंस दे दिए, आपने डिसीजंस ले लिया, मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन है सारी, नाउ आई हैव बेटर रीजंस देन यू, सो नाउ रिव्यू दैट डिसीजन, सो दैट इज द थर्ड स्टेज। राइट टू बी हर्ड, अगर आप डिसीजन ले रहे हो एंड इफ इट इज अफेक्टिंग मी देन आई शुड बी हर्ड, यू शुड टेक माई ओपिनियन एंड देन टेक द डिसीजन। सो ये पूरी एक हायरार्की बन जाती है जिसमें आरटीआई और जो ट्रांसपेरेंसी वो लो लेवल पे है, उससे आगे कई सारे टूल्स आते हैं। एथिक्स मैनेजमेंट सिस्टम, एथिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में ये होता है कि कनाडा में ऐसा है, अमेरिका में ऐसा है, एंड ऑलमोस्ट सभी मैच्योर डेवलप्ड डेमोक्रेसीज है, उस सभी जगह पे ये है। एक लॉ बनता है जिस लॉ में सेंट्रल वैल्यूज दी गई होती है,
कि पब्लिक सर्विस के लिए फॉर एग्जांपल फॉर सिविल सर्वेंट कौन सी वैल्यूज फाउंडेशनल है, जो वी ऑलरेडी सो दैट तो 7 वैल्यूज वो लॉ में होती है। फिर उसमें इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर दिया जाता है कि इस वैल्यू के कंसिस्टेंट अपनी सिविल सर्विसेज और सारे डिपार्टमेंट्स हो, उसके लिए क्या इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो वो पूरा इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर दिया जाता है, हाउ टू implement that values, and this law is binding on all departments. उसके रिव्यू के लिए और मॉनिटरिंग के लिए कमिटी होती है. सो दिस डिफरेंट एस्पेक्ट्स कवर योर एथिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर. नाउ on the face of it, this looks like a ball button thing, क्योंकि by default these values are not enforceable. अब how would you decide कि कोई बंदे ने impartially काम किया है नहीं किया, how would you decide? Similarly empathy उसने दिखाई या नहीं दिखाई, how will you decide? So वो measurable नहीं होता. These are abstract things. अगर measurable नहीं होता तो आप उसको punishable भी नहीं बना सकते. पनिशेबल नहीं बना सकते तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई शुड देयर बी एन एथिकल सिस्टम एट ऑल. होनी ही क्यों चाहिए. आप देखेंगे कि जो एआरसी का रिपोर्ट है एथिक्स इन गवर्नमेंट, दैट स्ट्रांगली फेवर्स सच एन एथिकल सिस्टम. व्हाई? फर्स्ट ऑफ ऑल एथिकल सिस्टम का जो मेन एम जो है, इट्स नॉट कि इसको करप्शन को निकालने के लिए ही ये बनी है. उसका एम ब्रॉड होता है. सिर्फ करप्शन को निकालना ऐसा ब्रॉड नहीं, ऐसा नहीं होता. इसका एम ऐसा होता है कि एथिकल डिसीजन मेकिंग और एथिकल कंडक्ट को फोस्टर किया जाए. करप्शन इज ओनली एन एक्सट्रीम एग्जांपल ऑफ फेलियर ऑफ एथिक्स. एथिक्स का फेलियर एवरीडे लाइफ में भी होता है विदाउट इन्वॉल्विंग करप्शन. सो narrow agenda of removing corruption is not there in the ethical system. इम्पैक्ट पूरा ब्रॉड है. नंबर 2, हमेशा मान के नहीं चल सकते कि अनएथिकल बिहेवियर इसीलिए होता है कि दे आर बेसिकली अनएथिकल. अनएथिकल बिहेवियर इसीलिए भी हो सकता है कि लोगों की एथिकल रीजनिंग परफेक्ट नहीं है. दे डोंट नो व्हाट टू डू. उसके पास गाइडिंग प्रिंसिपल्स नहीं है. दे वांट टू डू गुड थिंग्स बट उसको पता नहीं कैसे करना है, क्या सही है क्या गलत है, उसके लिए क्लैरिटी नहीं है. तो विजन नहीं है उन लोगों के पास. ऐसा मान नहीं लेना है कि लोगों को गलत काम ही करना है. अगर लोग गलत काम कर रहे हैं तो उसका मतलब ये भी हो सकता है कि दे डोंट नो व्हाट इज राइट. सो एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इसे एड्रेस करता है. थर्ड एस्पेक्ट इज एनफोर्सिएबल ना हो तब भी इस इंफ्रास्ट्रक्चर से पब्लिक प्रेशर बनता है कि एन ऑफिसर शुड बी ऑनेस्ट, ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय शुड बी ऑनेस्ट. So everyone has a desire to be perceived as an honest person. So that works as a social pressure mechanism. मीडिया का प्रेशर होता है, पार्लियामेंट का प्रेशर होता है, फिर जो ये मॉनिटरिंग कमिटी है उसका प्रेशर होता है क्योंकि ये लोग मॉनिटर करते रहते हैं. सो इनका भी इम्पैक्ट पड़ता है. सो द ओवरऑल थिंग इज करप्शन के एक नैरो पर्सपेक्टिव से इसको नहीं देखना है. दिस इज होल थिंग इज अबाउट इनकलकेटिंग एन एथिकल सिस्टम इन द गवर्नमेंट. So एक अभी क्या हो रहा है, जो कोड ऑफ कंडक्ट सभी डिपार्टमेंट के पास होता है. अभी कोई भी डिपार्टमेंट के पास कोड ऑफ एथिक्स नहीं है. दैट वी विल सी. अभी कोड ऑफ कंडक्ट है सभी डिपार्टमेंट में. उसमें कई सारे इश्यूज है. एक तो कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो डिपार्टमेंट ने रेंडमली बना दिए है विदाउट कीपिंग एनी लार्जर पिक्चर इन योर माइंड. कई बार ऐसा होता है कि छोटी चीजों में पनिशेबल बना दिया जाता है कोड ऑफ कंडक्ट को, और यू आर मिसिंग द लार्जर. वो पेनी वाइज पाउंड फुलिश ऐसा हो जाता है कि जो चीजें उतनी मैटर नहीं करती उसमें ज्यादा फोकस कर दिया जाता है, और जो मैटर करती है वो अवॉइड कर दिया जाता है. सो दैट इज वन थिंग. दूसरी कंसिस्टेंट नहीं है. कोड ऑफ कंडक्ट आउटडेटेड होते हैं. किसी को पता नहीं है कि ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट जैसा भी कुछ है. वो लोग गलती कर देते हैं तब पता चलता है कि ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट था. कोई पढ़ता, वो एम्प्लॉय हैंडबुक जैसा होता है वो कोई नहीं पढ़ता. सिमिलरली
कोड ऑफ एथिक्स नहीं होता, दैट्स अ कॉमन प्रॉब्लम फॉर ऑल डिपार्टमेंट। सो ये सारे इश्यूज है एग्जिस्टिंग कोड ऑफ कंडक्ट और एग्जिस्टिंग एथिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कह सकते, लेकिन कीप इट सीओसी। तो सीओसी में ये सब इश्यूज है। सो ये एथिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कर सकता है कि एक सेंट्रल कमिटी बनती है जो ये एथिक्स लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो क्या करेगी कि दैट कमिटी विल मेक श्योर कि सभी डिपार्टमेंट के कोड ऑफ कंडक्ट जो है दैट इज कंसिस्टेंट विद द वैल्यू सिस्टम इन द लॉ। वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ 7 फाउंडेशनल वैल्यूज। तो ये कमिटी देखेगी कि कोड ऑफ कंडक्ट जो है इफ दैट प्रमोट्स एम्पैथी और नॉट, इफ दैट प्रमोट्स इम्पार्शियलिटी और नॉट, सो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि ये लोग ईयरली रिव्यू करते हैं और मॉनिटरिंग करते हैं और उसका रिपोर्ट पार्लियामेंट में सबमिट होता है। एंड ऑल दिस एस्पेक्ट्स आर इन द मीडिया एंड इन द पब्लिक डोमेन। सो उसके लिए पब्लिक प्रेशर बनता है। सेकंडली दे विल ऑल्सो रिसीव पब्लिक कंप्लेंट्स। अगर कोई डिपार्टमेंट, आपको लगता है अगर कोई डिपार्टमेंट ने इस वैल्यू सिस्टम को एम्पैथी, फॉर एग्जांपल एम्पैथी को वायोलेट कर दिया है, so you can complain that committee कि this guy have violated the central value of ethics, और देख लो उसके कोड ऑफ कंडक्ट में ये इनकंसिस्टेंट है। सो that thing will go into the annual report of this committee and that will be tabled in the parliament. तो पूरा अकाउंटेबिलिटी स्ट्रक्चर बनेगा। ये चीजें मीडिया में आएगी, पार्लियामेंट में जाएगी। सो दैट्स हाउ इकोसिस्टम बनती है पूरी। तो कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट में क्या डिफरेंस है? एथिकल मैनेजमेंट सिस्टम में कोड ऑफ एथिक्स आता है। एक तो ये है कि कोड ऑफ एथिक्स उसमें पीनल पनिशमेंट नहीं होती। इफ यू फेल टू फॉलो कोड ऑफ एथिक्स देयर इज नो पीनल पनिशमेंट। आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होगा, आपको फायर नहीं किया जाएगा, कोई कोर्ट केस नहीं बनेगा। इन दैट वे इट्स नॉट एनफोर्सिएबल, बट कोड ऑफ कंडक्ट इज डायरेक्टली एनफोर्सिएबल। अगर उसको आपने फॉलो नहीं किया देन सम डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज विल बी देयर। कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है दे आर लाइक स्पेसिफिक डूज एंड डोंट। आपको क्या करना है क्या नहीं, उसमें कौन सी चीज आती है। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक सर्वेंट को गिफ्ट्स लेनी है, सो अगर 500 रुपये से कम गिफ्ट हो देन ही कैन कीप इट फॉर हिमसेल्फ। अगर 500 रुपये से 500 इज जस्ट ए फिगर, बट ऐसा कुछ फिगर होता है। अगर 500 रुपीज से ज्यादा महंगी गिफ्ट हो देन यू हैव टू आपको ट्रेजरी को दे देना है। दैट्स नॉट योर गिफ्ट, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए वो गिफ्ट है। फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करने के लिए होता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अवॉइड कैसे करना है? अगर जस्ट यू शुड रिपोर्ट डिसीजन मेकिंग से पहले आपको रिपोर्ट कर देना है हायर अथॉरिटी को कि आई एम एक्टिंग अगेंस्ट दिस कंपनी एंड माई रिलेटिव हैज शेयर होल्डिंग इन दिस कंपनी, सो दैट्स कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सो ये आपको रिपोर्ट कर देना है अगर ऐसा कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो तो। फिर पब्लिक यूटिलिटीज का प्राइवेट लाइफ में यूज नहीं करना है। ऑल दिस थिंग्स आर देयर इन योर कोड ऑफ कंडक्ट। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि कोड ऑफ कंडक्ट जो है बाय इट्स वेरी नेचर इट्स मिनिमलिस्ट। एक लोअर लेवल का बार होता है, एक अपर लेवल का बार में परफॉर्मेंस बार होता है। जो लोअर लेवल का बार है दैट इज कोड ऑफ कंडक्ट, उसको तो आपको फॉलो करना ही है। अगर आपने नहीं किया देन यू विल इनवाइट ट्रबल फॉर दैट। जो कोड ऑफ एथिक्स होता है दैट इज एस्पायरेशनल। आप कभी ऐसा नहीं होगा कि आप दुनिया के सबसे ज्यादा एम्पैथेटिक पर्सन बन गए और आप दुनिया के सबसे ज्यादा इम्पार्शियल पर्सन बन गए या दुनिया के सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव पर्सन बन गए। दैट्स ऑलवेज एस्पायरेशनल। आपको बनना है, यू माइट नेवर अचीव इट, सो इट्स एन हायर लेवल बेंचमार्क। और सिमिलरली कोड ऑफ एथिक्स इज ब्रॉड एंड कोड ऑफ कंडक्ट इज नैरोअर। कोड ऑफ एथिक्स को एनफोर्सेबल नहीं है। वी शो द रीजंस व्हाई। अगर सपोज हम बना भी देते हैं इसको एनफोर्सेबल, तो कोड ऑफ कंडक्ट में क्या होता है कि वो रूल बुक मेंटालिटी डेवलप होती है। तो रूल बुक मेंटालिटी में क्या होता है कि वॉट एवर इज द डिमांड ऑफ लीगल कंप्लायंस दैट दे विल फॉलो।
फिर बाकी का ऊपर का कुछ भी फॉलो नहीं होगा। सो कोड ऑफ एथिक्स अगर हम एनफोर्सेबल बना देते हैं तो फिर मेंटालिटी वही बन जाएगी कि देखो कोड ऑफ एथिक्स अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ एथिक्स ये हमने कर दिया है एंड वी आर नॉट इन फॉल्ट सो फार एज सीओ इज कंसर्न्ड। सो ये रूल बुक मेंटालिटी बन जाती है। वैसा नहीं करना है, जो पूरा जो एस्पेक्ट है वो फ्लूइड रखना है। नाउ एआरसी का रिकमेंडेशन जो है लाइक फुल फ्लेज सभी डिपार्टमेंट्स के लिए उसको कोड ऑफ एथिक्स चाहिए। सिविल सर्विसेज, मिनिस्टर्स, लेजिस्लेटर्स एंड जुडिशियरी सभी के लिए। सो वी विल गो बाय सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज में कोड ऑफ एथिक्स जो है वो मैकेनिज्म सभी में सिमिलर है। एक इंस्टीट्यूशन होगी जो इस कोड ऑफ एथिक्स को मॉनिटर करेगी। दे विल रिव्यू इट। ईयरली रिव्यू विल बी गिवन टू आइदर द डिपार्टमेंट और द लेजिस्लेचर, हुएवर इज द रिलेवेंट अथॉरिटी। उसको दिया जाएगा। पब्लिक कंप्लेंट्स एक्सेप्ट की जाएगी। ये सिविल सर्वेंट का बिहेवियर सीओए के मुताबिक नहीं है, दैट विल बी एक्सेप्टेड एंड उसका रिपोर्ट भी जाता है। फिर वाइडली पब्लिसाइज किया जाएगा। अभी कोड ऑफ कंडक्ट कभी आप कोई भी डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाके देखना, कोड ऑफ कंडक्ट अवेलेबल नहीं होगा। सो इट्स नॉट वाइडली पब्लिसाइज। सो ये जो है द होल सिस्टम शुड बी वाइडली पब्लिसाइज। न्यूज़पेपर में आनी चाहिए ताकि वो अकाउंटेबिलिटी बन सके। सो दैट इज द कॉमन थिंग एंड your code of conduct should be consistent with your COE. Right? All these things are common to all those four aspects for departments, civil services, ministries, whatever. तो मिनिस्टर के लिए क्या स्पेसिफिक है? कोड ऑफ एथिक्स में कौन सी चीज आनी चाहिए? फॉर एग्जांपल कि मिनिस्टर को सिविल सर्विसेज की न्यूट्रलिटी या इम्पार्शियलिटी है वो अपहोल्ड करनी है। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर, क्योंकि दे आर द पर्सन हु आर इंटरफियरिंग इन द रेगुलर वर्किंग ऑफ ए सिविल सर्वेंट। तो वो कोड ऑफ एथिक्स में आएगा। फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए, दैट विल कम इन द कोड ऑफ एथिक्स। सो ऐसी चीजें सब कोड ऑफ एथिक्स में आ सकती है। फिर मिनिस्टर और रिप्रेजेंटेटिव का रोल अलग होना चाहिए, क्योंकि ये मिनिस्टर इज ऑल्सो एन MP, ही इज ऑल्सो ए मिनिस्टर। सो एक एग्जीक्यूटिव का रोल है, एक लेजिस्लेचर का रोल है। तो ऐसा ना हो कि वो मिनिस्टर अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे अच्छी चीजें करता रहे। सो वो रोल अलग होना चाहिए। फिर डेडिकेटेड यूनिट हो PMO में। PMO में एक डेडिकेटेड यूनिट होगा जो ये मॉनिटरिंग एक्टिविटी और वो सब करेगा। और लेजिस्लेचर में उसका एनुअल रिपोर्ट जाएगा, पार्लियामेंट हो या असेंबली हो, व्हाटएवर। लेजिस्लेचर में ऑलरेडी एथिक्स कमेटी होती है पार्लियामेंट में और राज्यसभा में। तो उसी में ही रिफॉर्म करना है। उसमें भी सिमिलर है। रेगुलर मॉनिटरिंग होगा एंड द रिपोर्ट विल बी लेड बिफोर स्पीकर इन द पार्लियामेंट। उसमें एक not related to code of ethics, but in general there is a suggestion by ARC कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो इश्यू है that's ए डिबेटेबल इश्यू। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किसे कहेंगे? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किसके लिए होता है कि इफ यू बिकम ए लेजिस्लेचर देन यू शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। व्हाई? बिकॉज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज इन एग्जीक्यूटिव। सो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में सेपरेशन रहना चाहिए। इफ यू आर एन legislator and you are holding a office of profit, then those roles will conflict. So office of profit किसे कहेंगे? तो एग्जिस्टिंग डेफिनेशन जो है उसमें एक इश्यू है कि कई सारे एग्जाम्पशंस है। नई गवर्नमेंट आती है तो उसके फेवरेट लोगों को एग्जाम करने के लिए वो अमेंडमेंट किया जाता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में। तो ऐसे मल्टीपल अमेंडमेंट्स आ चुके हैं। दूसरा इश्यू ये है कि उसमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज डिफाइंड एज रिमनरेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। सो इफ देयर इज सम सैलरी पोजीशन देन दैट्स ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। सैलरी नहीं मिल रही तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है, ऐसा डिफाइन किया गया है। सो व्हाट ARC सजेस्ट इज दिस इज अ रॉन्ग वे टू क्लासीफाई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि द बेसिक
idea is decision making shouldn't be there. The kernel of the debate is whether decision making is there or not. अगर decision making है then executive और legislature के बीच का conflict आएगा. So ये definition change करनी है और उसमें remuneration से change करके decision making की authority होनी चाहिए. So that should be the definition of office of profit. नाउ सिविल सर्विस के लिए भी सेम, अभी के लिए कोई कोड ऑफ एथिक्स है नहीं और उसके लिए पब्लिक सर्विस बिल बना सकते हैं जिसमें ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने डिस्कस किया था वो सिविल सर्विस के लिए इम्प्लीमेंट किया जाए. जुडिशियरी में ये जो टास्क है वो एनजेएससी को रिकमेंड किया गया था. एक्चुअली एनजेएससी वाज रिकमेंडेड इन एआरसी ऑल्सो. तो उसमें एनजेएससी का वेरी वाइड रोल काफी वाइड था. इनफैक्ट उसमें इम्पीचमेंट भी एनजेएससी करता था. इट वाज दैट वाइड. सो ये एथिक्स रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जुडिशियरी में दैट वाज इन द हैंड्स ऑफ एनजेएससी. So that's about the code of ethics. Okay. So now we have covered the last topic. Okay. Then we will move on to case studies. But before that, some aspects. देखो, एक assumption ये है कि how many lectures did I take? 4 lectures, 5 lectures, right? 2 hours per lecture, 10 hours work. Now I believe मैंने जितना किया है almost everything I have covered in the lectures, right? बाकी का 20% रह जाता होगा लेकिन that is too scattered to be covered in a lecture. So like I believe all basic theoretical aspects are covered in the lecture. Now the question is, if you take paper 1, if you take paper 2, if you take paper 3, आपको कितने घंटे का टाइम देना पड़ेगा प्रिपरेशन में? Lots of time, right? Like 100 hours, 200 hours, right? So तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर 10 आवर में आपका पेपर 4 हो गया और बाकी के पेपर में 100 आवर्स आपके लग रहे हैं, सो पूरा स्क्यूड हो गया तो इस पेपर में वेट कम हो गया, दूसरे पेपर में प्रिपरेशन का वेट ज्यादा हो गया. उसका रीजन ये है कि जो थियरी कवर कर देने से आपका पेपर 4 कवर नहीं हो जाएगा. वाई? बिकॉज पेपर 4 is an application oriented paper. Once you know the theory, you should know how it applies in everyday life. So what now you should do is, instead of reading more books जिसमें most of the things what I have covered will be repeated in more detail, but basic things that will be repeated. एथिक्स में मैंने एटीट्यूड में अगर यहाँ पे मैंने 15 मिनट के लिए बोला होगा तो in that book there will be like 50 pages of material about ethics, attitude. That will not add any value. मैंने पढ़ लिया है basically. That hasn't added any value to me. So what you should be doing is, now what begins as a homework is, now that you know all the theory, think about your life, think about administration, the duties of an administrator. Think about application of these principles in the aspects that you see around yourself. पॉवर्टी इश्यू में देखो एथिक्स क्या आ रहा है, वुमन इश्यू में देखो एथिक्स क्या आ रहा है, कम्युनल इश्यू में देखो एथिक्स क्या आ रहा है. सिमिलरली एटीट्यूड का एप्लीकेशन क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस का एटीट्यूड एप्लीकेशन क्या है. ऑल दिस एस्पेक्ट्स यू हैव टू थिंक ऑफ योरसेल्फ, बिकॉज पेपर 4 इज ए पर्सनल पेपर. सभी का आंसर अलग हो सकता है. अगर आप लास्ट ईयर का आप पेपर देखेंगे दी मेनी क्वेश्चंस, व्हाट हैप्पीनेस मीन्स टू यू, व्हाट पेट्रियोटिज्म मीन्स टू यू, देयर कैन नॉट बी अ यूनिफॉर्म आंसर बाय एवरीवन. सबका आंसर अलग अलग होता है. नाउ यू कैन नॉट गिव दैट आंसर इफ यू हैवंट प्रिपेयर्ड. ऑन द स्पॉट वो आंसर उतना अच्छा बाहर नहीं आएगा. सो बेटर थिंग इज यू थिंक अबाउट दिस एस्पेक्ट्स एंड हैव ए मेंटल मैप. एक मेंटल मैप क्लियर होना चाहिए कि अगर ये पूछा जाएगा कि इसके रिलेटेड मेरे थॉट ये है. सो योर बेसिक थिंग इज यू शुड डेवलप योर मोरल रीजनिंग.
This is about skill building. By gaining knowledge, you will not get it. You have to practice it. So that you should be doing now onwards. केस स्टडीज में हम देखेंगे कि कौन सी चीजें देखनी है हर एक केस स्टडीज में. ओके, वी कैन टेक ए शॉर्ट ब्रेक.